हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 8 जून, 9 जून और 10 जून पास कराने वाले एक ऐसा पेपर को डिस्कस करेंगे। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं तो साथियों, ये 100 सवालों का पेपर तो जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए अपने परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि ठीक 15 दिन बाद आपकी पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो 15 दिन पहले हम लोग एक ऐसा पेपर को डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लगे, एक अंदाजा लगे कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है यूपी आयोग की तरफ से, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में। क्योंकि साथियों, कल 21 मई को यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है। यूपी लेखपाल का पेपर आपका जैसे पिछले सालों में पेपर हुआ था ना, वैसा ही पूरा पेपर हुआ था। यानी कि अब देखिए, यूपी का केवल एक ही एग्जाम बाकी है, वह है आपका यूपी पुलिस एग्जाम का, जो कि शुरुआत होने जा रहा है 8 जून से। 8 जून को पेपर होगा, 9 जून को पेपर होगा और 10 जून को पेपर होगा। 6 शिफ्टों में पूरा पेपर होगा। तो साथियों, ये 6 शिफ्टों के लिए पहला पेपर होगा 15 दिन ठीक पहले। तो साथियों, हम आपसे यही उम्मीद करूंगा, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इन 100 सवाल को आप जरूर तैयार करिएगा और खुद से आप 45 सवाल ठीक करने का प्रयास करिए। सबसे शानदार, जो सबसे बेहतरीन प्रश्न है, उनका संकलन इस क्लास में होने जा रहा है। तो भाई, परीक्षा पास करनी है, अपने कटऑफ को क्लियर करना है, तो आज के इन 100 सवाल का उत्तर आपको जरूर से जरूर तैयार करना होगा। क्योंकि साथियों, यूपी लेखपाल को देखते हुए, यूपीएसआई को देखते हुए, लेकिन यूपी होमगार्ड को हम छोड़ेंगे, क्योंकि भाई देखिए, उसमें बहुत ही हाई लेवल का सवाल देखने को मिला था, वो सिलेबस से बाहर सारे सवाल देखने को मिला था। लेकिन यूपीएसआई का पेपर और यूपी लेखपाल का पेपर पूरा आपका पिछले सालों के ही हिसाब से सवाल पूछा गया था यूपी आयोग की तरफ से। अब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी होगा तो आपका प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछा जाएगा। तो भाई, आप पहली बार एग्जाम देने आ रहे हैं तो इस पेपर को हल कर लीजिए, आप सभी को मालूम हो जाएगा। 38 सवाल आपके पेपर में जीके देखने को मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का, 20 सवाल गणित का, 55 सवाल रीजनिंग का। 2 घंटे का समय आप सभी को मिलेगा, ठीक है। 150 सवालों का पूरा पेपर होगा। एक सवाल सही करने पे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा और उत्तर सीट मिलेगा तो 4 ऑप्शन आएगा, एक गोला भरना, वो भी पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर आपको करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए साथियों, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, वसंत कृष्ण वैद्य ने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक किस वर्ष के अधिनियम से लिया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक है भाग या ढांचा काफी हद तक ये किस वर्ष के अधिनियम से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में आप सभी से स्कोर भी पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल करवाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो साथियों याद रखिए, अनुच्छेद 53 में है इसका वर्णन। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को।
जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो साथियों, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो साथियों, भारत के इन राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे? तो वो प्रणब मुखर्जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक कैसी प्रणाली है? तो साथियों, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक कैसी प्रणाली है? तो एक राष्ट्रपति प्रणाली है ये। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और साथियों आगे बढ़ने से पहले हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि भाई आप 30 या 31 मई से पहले ये 1500 नए क्वेश्चन का भाई 10 टेस्ट सीरीज अपने पास में आकर अपनी तैयारी कर लीजिए भाई, क्योंकि अब देखिए अंतिम वार होने जा रही है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप सभी कट ऑफ को क्लियर करना है और काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो साथियों इस 10 टेस्ट सीरीज का सारे क्वेश्चन पे पास मंगा लीजिए। जैसे इसमें आपका पूरा प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, प्लस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, एक एक चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन आपको हम देंगे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र 50 रुपीज़ पे करके साथियों तुरंत अपने पास मंगा लीजिए। ये सबको करना है भाई, समय आप देखिए नहीं है। यदि आपकी तैयारी में लग रहा है कम है या आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो साथियों इस नंबर मैसेज करके ये पीडीएफ अपने पास आप मंगा लीजिए, सभी लोग जिनकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? तो साथियों ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो वीबी गिरी थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया? आप जानते हैं कि भाई यूपी के पेपर में ऐसे सवाल तो पूछा जाता है। बताइए 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था? बताइए आप लोग। तो चरण सिंह को बना दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, यानी किस सन में की गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना? तो सर जी ये 1966 में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो साथियों केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 के तहत। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो याद रखिएगा 3 स्तरीय है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? साथियों सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो सर जी विशेष बहुमत के जरिए हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें वो कौन थे? तो केसी नियोगी थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों याद रखिए राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? साथियों भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, स्कोर भी अपना गिनती करते चलिए, ठीक है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है आप सभी को। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये सवाल बार बार पूछता है भाई पेपर में कि भारत में एक संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। तो राज्य जो मानवाधिकार आयोग है ये आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, ग्राम सभा एक किसके क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? तो बताइए साथियों, ग्राम सभा एक कौन से क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? तो आप जानते हैं भाई, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ग्राम सभा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? तो याद रखिए, एक सदस्यीय निकाय है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा 2007 में की गई थी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप कहेंगे सर जी 3 वर्ष का होता है केवल, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पूरे 6 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना यानी IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो श्रीलंका देश में भेजा गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो 2015 में अपनाया था भाई, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों 1988 में अधिनियमित किया गया था यह कानून, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियम किया गया था? तो साथियों कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियम किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता वो है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो MN रॉय ने की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो AB डायसी ने किया था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों याद रखिए 1929 पारित किया गया, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा, तो जीन का क्या अर्थ है? महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा, तो जीन का क्या अर्थ है? तो याद रखिए विजेता है जीन का अर्थ, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? साथियों ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो साथियों याद है कि ब्यास और सतलुज नदियों के बीच संवाद है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
साथियों चैनल पे नए तो भाई जरूर आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। 1722 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, बताइए। तो याद रखेंगे 1722 में जो आपका आगरा है इसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो साथियों बताइए कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो बताइए वह कहाँ पर अधिवेशन हुआ था। तो दोस्त मेरे याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप सभी को सारे सवालों का उत्तर जरूर से तैयार करना है भाई। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सर ये तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। तो साथियों याद रखिएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु का यानी मानसून का यही कारण है भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथियों पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सर ये तो हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया। तो साथियों पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो याद रखिए दिसंबर 1992 में पारित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है। तो साथियों कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में ना प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है। तो भाई मेथनॉल है वो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र भवनाग्रह है। बताइए साथियों कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र भवनाग्रह है। तो वो सिरियस है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। कलम के जादूगर किसे कहा गया है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है कलम के जादूगर के रूप में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो मैसूरू कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपको एक टारगेट हम दे रहे हैं कि आपको रियल पेपर में कितने का टारगेट लेकर चलना है। जैसे साथियों 38 सवाल जीके आएगा तो कम से कम आप सभी को 35 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। उसके बाद साथियों हिंदी में देखिए 37 सवाल पूछा जाएगा। इसमें भी आप सभी को कम से कम 35 सवाल का टारगेट लेकर चलना ही चलना है कि इतने सवाल हमें सही करने हैं। जो साथियों 20 सवाल गणित का आएगा तो हम डेली क्लास में कहते हैं कि 15 सवाल आप सही करिए केवल। यदि आप 15 सवाल तक पहुंच गए ना तो समझिए आपकी 18 से 19 सवाल तक पहुंच सकते हैं भाई, यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होगा तो। और रीजनिंग का जो सबसे अधिक 55 सवाल आएगा इसमें आप सभी केवल 50 का टारगेट लेकर चलना है। इसको आप जोड़िए देखिए 35 35 70 70 और 80 150 और 165 यानी कि साथियों कितना हो जाएगा
35 पे 70 और 50 120, 135 होगा भाई, 135 सवाल। यदि आपके पेपर में 150 सवाल आया और 135 सवाल आपने सही कर लिया तो भाई आप अपने कट ऑफ को तो एकदम आराम से क्लियर कर ले जाएंगे भाई। आप देख रहे हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कट ऑफ कितना हाई हो रहा है, तो भाई 150 में से 135 का टारगेट आप इस टाइम लेके चल रहे हैं, तो जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आप इससे काफ़ी अधिक स्कोर सही करेंगे, 140 तक आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी होगी भाई। आपकी तैयारी इस टाइम उसी लेवल की हो रही है भी, ठीक है। तो साथियों एक बार अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का टारगेट कितना है रियल पेपर में, जब आप 8 जून को या 9 जून को या 10 जून को अपने 6 शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में बैठे, तो बताइए आप लोग एक बार, ठीक है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, ये इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं? रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो याद रखिए पूरे 193 हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो साथियों मालदीव की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन से? तो दिवेही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है भाई पूला। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो साथियों भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? बताएंगे आप सभी लोग। तो शौर्य चक्र वर्ग तीसरा का, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल वो कौन सा था? तो दोस्त मेरे वो रोपड़ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, खिज्र खान दिल्ली का शासक था निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान दिल्ली का शासक था तो वो किस राजवंश से संबंधित था? तो वो सैयद राजवंश से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए 57 नंबर को, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? बताइए साथियों वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के बाद साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो उन्हें भाई 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 58 नंबर को, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? भाई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ और इसे किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों याद रखिए वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो साथियों याद रखिए रास बिहारी बोस के। ओके ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो वो शिवालिक पर्वतमाला है भाई। ठीक है ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो साथियों भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों मेरे याद रखिएगा M विश्वेश्वरैया थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर
कर के बोझ को कम करती है। तो बताइए साथियों वो कौन सी है? तो गंतव्य आधारित कर है। ये साथियों डाटा याद रखिए, गंतव्य आधारित कर का है, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए 64 नंबर को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था बताएंगे आप सभी लोग? तो बगदाद में सम्मेलन हुआ था ओपेक की स्थापना के लिए। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो पंजाबी भाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साथियों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिए डोनापीला गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो साथियों उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो वो सुंडा जल डमरू मध्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया ये किस समास का उदाहरण है? तो साथियों ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। साथियों सही संधि विच्छेद का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? जैसे पत्र प्लस अलय, पत्र प्लस आलय होता है भाई, गलत हो जाएगा। मरण प्लस आसन नहीं, मरण प्लस आसन, मरणासन जिसे हम बोलते हैं। ब्रीस वीर प्लस अंगना, ये आपका सही वीरांगना जो होता है। यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, अ प्लस आ मिलकर क्या होता है भाई, कोई बता सकता है? जैसे भाई आप कैसे बनाते हैं, अ प्लस आ मिलकर क्या बनते हैं? तो आप कहते हैं ना आ बनता है। तो इसी प्रकार देखिए यथा प्लस अर्थ, ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। तो इसमें कौन सा सही है? वीर प्लस अंगना, अ प्लस वीरांगना। तो सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 70 नंबर को देखिए। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो साथियों मृत्यु के समीप होना हो जाएगा। ऑप्शन इस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या होगा? सलाका का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे सलाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो साथियों किस शब्द की वर्तनी सही है? जैसे भाग्यमान होता है कि भाग्यवान होता है, गलत है। रामायण होता है ललायित, ये आपका सही है भाई। वाल्मीकि कैसे हम लोग लिखते हैं गुरु, कोई बता सकता है? मात्रा ध्यान से देखिए, ऐसे होता है और ऐसे वाला मात्रा होता है। वाल्मीकि दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, यही सब सवाल आप सभी के पेपर में आने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सी ऑप्शन आपका लालायित सही वर्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इनमें? तो साथियों संबल स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताइए। अक्षर एक तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। हरि मोहन को रुपया देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? को है तो किसकी विभक्ति होती है? तो आप कहेंगे संप्रदान कारक की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो साथियों आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, तो वाक्य किस भाग में अशुद्धि है? तो साथियों आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित है, ये अनेकों नहीं होगा, क्या होगा? केवल अनेक होगा। ठीक है, तो साथियों अनेकों लोग, ये आपका अशुद्धि, अनेक लोग केवल होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 78 नंबर को। 18 + 15 भाग 3 गुणा 9 बराबर क्या होगा? चलिए भाई इस समीकरण का हल हम लोग करते हैं। 18 + 15 भाग 3 गुणा 9, बॉडमस के नियम। 18 + 3 × 5 = 15 भाई, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार में, गुणा 9। 18 + 5 × 9 = 45,
45 18 63, 8 5 13, 4 1 5 1 6 63 होगा भाई, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है भाई, यूपी कोई एग्जाम हुआ था, ये सवाल पूछा गया था। 79 देखिए, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो साथियों 15 संख्याओं का माध्य औसत कैसे निकालते हैं, जैसे सभी संख्याओं का योग करते हैं, पहले 15 संख्याओं का योग यानी कुल योग कितना हो जाएगा भाई, ये 450, ठीक है, 15 3 45 450 बराबर हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, ये जो 15 संख्या है इसमें 3 जोड़ा जाए तो कितने बराबर हो जाएगा भाई, आप डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 45 के बराबर हो जाएगा। तो नया माध्य आप सभी से पूछ रहा है, तो अब माध्य निकाल दीजिए भाई, कितना, पहले इसको जोड़ दीजिए, 0 4 5 9 495 नया माध्य। तो बस औसत कैसे निकालें, सभी संख्या का योग, टोटल में कितनी संख्या है, 15 संख्या है, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 तिया 45, 49 में से 45, 4 15 थे 45 यानी 63 होगा। तो नया माध्य कितना होगा, 33 होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो साथियों बहुलक आप जानते हैं ना, जो एक श्रृंखला आपको दे रही होगी उसमें ना आप देखेंगे कि कई संख्या अधिक बार रिपीट रही होंगी, तो जो संख्या सबसे बार होगी और सबसे अधिक बार होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, 4 बार है। 3 साथियों 4 बार है, अब 4 को देखते हैं कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 तो साथियों 3 बार है। उसके बाद 6 केवल 1 बार है, 7 2 बार है, यानी साथियों देखिए 3 एक ऐसी संख्या जो कि 4 बार है, जो कि सबसे अधिक बार है, तो बहुलक क्या होगा, 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए बहुलक ना आप सभी से ऐसे पूछेगा, एक श्रृंखला दे देगा, उसमें कई नंबर रिपीट होगा, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 बार देखिए साथियों, 3 आपका 4 बार आया है इस श्रृंखला में, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो साथियों आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a होता है, जिसका आधार आपका 18 दिया, यानी ए आपका दे रखा है, तो 3 × 18 कितना, 18 या 54 सेंटीमीटर होगा भाई, 54 सेंटीमीटर। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो साथियों किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, तो हैदराबाद के भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी 1979 के बाद। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक हुआ था ना, तो इसी के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 85 देखिए, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन था। तो साथियों जब इंडिया क्विट मूवमेंट हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, प्रस्ताव पारित किया गया था 1942 में, तब उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो इसमें लॉर्ड लिन लिथगो थे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, 86 को, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथियों उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पूरे 8 राज्यों के साथ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH4 नहीं है भाई, NH8 भी नहीं, NH2 भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि आप सभी इससे सवाल पूछ दे कि उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे NH19 है भाई। कौन है, NH19 है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 89 को,
निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो साथियों किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो साथियों कौन सा जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य है। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरे की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 से शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो केंद्र सरकार की कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को। चिड़िया घोंसले में इसमें कौन सा कारक है? चिड़िया घोंसले में है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 94 को। निम्नलिखित में से कौन सा निर्नुनासिक स्वर है? तो साथियों निर्नुनासिक स्वर इनमें से कौन सा है? ओ, एक निर्नुनासिक स्वर है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहेंगे प्र उपसर्ग है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 97 को। इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो साथियों इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तार्किक भाई, इत है तो तार्किक है, इसमें कहाँ हुआ है भाई? प्रत्यय जानते हैं ना, किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ता है, तो तार्किक में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 98 को। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसमें रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को। प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो प्रजा में आप जन जोड़ेंगे तो भाई शब्द बहुवचन बन जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 100वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों पत्र का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे मित नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 100 सवाल ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त मेरे आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट नहीं होगा। दोस्त मेरे आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे दोस्त मेरे। लगातार ये क्लास आप सभी के बीच आएगी। अब यहाँ से केवल 15 दिन आपके पास बाकी है, तो 15 दिन में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन को तैयार करिए भाई, जिससे आप सभी का सिलेक्शन हो सके। ओके दोस्त मेरे, यदि आपको किसी भी सवाल पे बिल्कुल भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, आपके लिए साथ ही मॉक टेस्ट का भी प्रोवाइड जल्द ही करने वाले हैं। बस आप रेडी रहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करना होगा, मॉक टेस्ट को लगाइए और उसका PDF भी आपको तुरंत मिल जाएगा। डाउनलोड बस आपको करना होगा, सभी करना होगा। जल्द अपडेट करते हैं भाई आप सभी को। 10-15 टेस्ट आपके लिए हम प्रोवाइड कर दें, आपके लिए रामबाड़ा साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।